हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी प्लस अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 14 है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कराते हैं, तो आज हमारा 6 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है? देखिए, मौलिक अधिकार को प्रवर्तन के लिए, प्रवर्तन से मतलब होता है लागू कराने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21, 32, 25 या फिर आर्टिकल 29? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार की गारंटी देता है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए या फिर मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए। आइए आइए अब हम देखेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 21 में क्या है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21 का के तहत। देखिए, आर्टिकल 21 का को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है आर्टिकल 29 में। देखिए, जैसे कि इसमें कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, ये आर्टिकल 29 कहता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो भूटान में भैया किस धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? हिंदू के, इस्लाम के, बौद्ध धर्म के या फिर ईसाई धर्म के लोग? देखिए, भूटान में बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भूटान की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और आपको ये भी पता होना चाहिए भी भूटान की मुद्रा क्या है। इंगुल ड्रम भूटान की मुद्रा है। इसके अलावा भाषा क्या है भूटान की? भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है भैया? जोंगखा है। और भूटान का प्रमुख त्योहार है त्रिशेषु त्योहार। भूटान का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा प्रमुख नृत्य हैं भूटान के पाचाम, चाम डांस और याक चाम डांस। ये भूटान के प्रमुख नृत्य, याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? तो भैया, इसमें से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद है? ऑप्शन ए साई विघ्नेश है, ऑप्शन बी बड़े गुलाम अली खान है, माली विकारा प्रभाकर वर्मा है या फिर सप्पा गोडू विघ्नराज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्ताद हैं बड़े गुलाम अली खान। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक का लेखक है? तो भैया, इनमें से कौन सिलेक्शन डे पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी विक्रम सेठ या फिर सलमान खुर्शीद या फिर अरविंद अडिग? देखिए, सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक अरविंद अडिग हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी अरविंद अडिग हो जाएगा। देखिए, अरविंद अडिग की एक और पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है द व्हाइट टाइगर। इसे याद रखेंगे। तो अरविंद अडिग की दो पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, सिलेक्शन डे और द व्हाइट टाइगर। इसके अलावा हम बात करेंगे चेतन भगत। तो चेतन भगत की प्रमुख पुस्तकें हैं वन अरेंज्ड मर्डर और वन इंडियन गर्ल। ये चेतन भगत की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है भैया? चेतन भगत की। कौन सी है? वन अरेंज्ड मर्डर और वन इंडियन गर्ल। बात करेंगे विक्रम सेठ की। तो विक्रम विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है ए सूटेबल गर्ल। क्या है भैया? ए सूटेबल गर्ल। बात करेंगे सलमान खुर्शीद की। तो सलमान खुर्शीद की पुस्तक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। क्या है भैया? सनराइज ओवर अयोध्या। आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 49, 40 या फिर 44? देखिए, ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसकी व्याख्या हमारे संविधान के भाग 4 है। की व्याख्या किसमें? हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निषेध तत्व की व्याख्या है और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। कहाँ तक है भैया? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इसकी व्याख्या है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे आर्टिकल 46 की। देखिए, आर्टिकल 46 में SC ST OBC के लिए आरक्षण है आर्टिकल 46 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 49 की। आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 49 में है। इसके अलावा आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है आर्टिकल 44 में।
आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारती शिवाजी और कनक रेले किसके प्रतिपादक हैं? मणिपुरी के, मोहिनीअट्टम के, कथक के या फिर ओडिसी के? देखिए भारती शिवाजी और कनक रेले ये मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम हो जाएगा। देखिए ये सारे नृत्य जो हैं, ये सारे नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भैया? 8 शास्त्रीय नृत्य। हम अभी उनके सारे के सारे नृत्य देखेंगे और सभी नृत्यों से संबंधित कुछ कलाकार देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हमने बात की है कथक की। कथक कहाँ का नृत्य है? यूपी का है भैया कथक शास्त्रीय नृत्य। जैसे इसके कलाकार, मुख्य कलाकार हैं बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हो रहे, और इसके अलावा कुमकुमधर। बात कर लेते हैं ओडिसी के। तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसा से संबंधित है, तो इसके कलाकार हैं केलुचरण महापात्र और माधवी मुदगल इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा बात करते हैं सत्रिया। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसके कलाकार हैं श्रीमत शंकर देव और गुरु जतिन गोस्वामी, ये सत्रिय नृत्य के कलाकार हैं। बात कर लेते हैं मणिपुरी की। तो मणिपुर से संबंधित है और इसके कलाकार हैं नयना झावेरी और गुरु अमली सिंह, ये मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कथकली। कथकली केरल से संबंधित है और इसके कलाकार हैं कृष्ण कुट्टी और मृणालिनी साराभाई, ये कथकली के कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम ये केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम, और इसके कलाकार हैं भारती शिवाजी, कलामंडलम, कल्याणी अम्मा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ये याद रखेंगे इसे। आगे है लास्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और इसके कलाकार हैं अपर्णा सतीशन, राधा रेड्डी और स्वप्न सुंदरी, ये कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट को, ऑप्शन बी उषा मेहता को, कस्तूरबा गांधी को या फिर मैडम कामा को? देखिए भारतीय क्रांति की जननी मैडम कामा को माना जाता है। इसका पूरा नाम मैडम भीकाजी कामा है, याद रखेंगे आप इसे। इसके अलावा देखिए मैडम भीकाजी कामा ने जर्मन के स्टटगार्ड सम्मेलन में, जो कि 1907 में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टटगार्ड सम्मेलन में फहराया था। आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत में आई थी एनी बेसेंट। इसके अलावा एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया था। अच्छा, तो पहला चरण किसने शुरू किया था होम रूल आंदोलन का? तो पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू थी। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं उषा मेहता की। उषा मेहता जी ने, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका रेडियो प्रसारण किया था उषा मेहता ने। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, कस्तूरबा गांधी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? इसमें से कौन सा उपन्यास अपने लेखक के साथ सही ढंग से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए द शैडो लाइन्स। देखिए आर के नारायण की है क्या द शैडो लाइन्स? देखिए द शैडो लाइन्स जो है वो अमिताभ घोष की है, ना कि आर के नारायण की। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी की है। ये बिल्कुल सही बात है, द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान देखते हैं। तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की है, ना कि अमिताभ घोष की। इसके अलावा मालगुडी डेज, ये तो मैंने आपको कल भी कराया था। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज आर के नारायण की है मालगुडी डेज। ठीक है भाई, याद रखेंगे इसे। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम है द शैडो लाइन्स और द ग्लास पैलेस, ये अमिताभ घोष की पुस्तक का नाम है। इसके अलावा आर के नारायण की पुस्तक है द गाइड और मालगुडी डेज, ये आर के नारायण की पुस्तक है। इसके अलावा विक्रम सेठ की पुस्तक है ए सूटेबल बॉय और खुशवंत सिंह की पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान। आपको याद रखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल है? तो इनमें से कौन सा भारत में संचार मेल चैनल है? ऑप्शन है येलो चैनल, ग्रीन चैनल, पिंक चैनल या फिर रेड चैनल? देखिए भारत में संचार मेल चैनल जो है वो ग्रीन चैनल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब ग्रीन चैनल हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में महावत क्या है? भारत में महावत क्या है?
ऑप्शन ए सर्दियों के मौसम में शीतलहरें, ऑप्शन बी मानसून के मौसम में बादल फटना, ऑप्शन सी शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा, या फिर ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं। देखिए भारत में महावत क्या है? देखिए महावत जो है वो महावत जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा महावत कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी महावत हो जाए। और महावत को किस राज्य में महावत कहा जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को राजस्थान में महावत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा था, किसे कहाँ पर कहा था? राजस्थान में इसे महावत कहा जाता है, और पंजाब में इसे रबी फसल का टॉनिक कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, महावत बोलो या मावट बोलो, बात एक ही है। इसे राजस्थान में कहा जाता है, और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को महावत या मावट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, और पश्चिम विक्षोभ की सहायता से भारत में आती है। ठीक है, इससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? इससे हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इसके ये वाले प्रदेश प्रभावित होते हैं। देखते हैं, देखिए भारत में वर्षा कुल 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 वर्षा जो होती है, कौन कौन सी भारत में वर्षा होती है? देखिए एक तो भारत में वर्षा होती है कुल आते हुए मानसून से भारत में वर्षा होती है, जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। आपको ये दिशा याद रखनी है भैया कि आते हुए मानसून की दिशा कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, और इससे लगभग 80% वर्षा होती है। ये सबसे पहले भारत में किस जगह टकराता है? तो आता हुआ मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत में केरल के मालाबार तट से टकराता है, और केरल के मालाबार तट पर ही बारिश कराता है। आपको याद रखना होगा। इसके अलावा भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है 17%, और लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्वी मानसून होती है। कौन सी होती है? उत्तर पूर्वी मानसून होती है। अच्छा, इससे कहाँ पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में वर्षा होती है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में इससे वर्षा होती है। आपको याद रखना होगा। ठीक है भाई, इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ से होती है 3% वर्षा, और इससे उत्तर भारत प्रभावित होता है, और ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको याद रखना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस भौगोलिक स्थल का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है? उस भौगोलिक स्थल का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है? ऑप्शन ए बोस्पोरस जल डमरू मध्य, ऑप्शन बी जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी डार्डेनेल्स जल डमरू मध्य, या फिर ऑप्शन डी मलक्का जल डमरू मध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप और अफ्रीका के बीच सीमा का काम करता है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाए। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इसके बीच ये सीमा का काम करता है। इसके अलावा ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। बात करेंगे बोस्पोरस जलडमरू मध्य की, तो बोस्पोरस जलडमरू मध्य तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करता है, और मरमरा सागर को काला काला सागर से जोड़ता है बोस्पोरस जल डमरू मध्य। आपको याद रखना होगा। बात करते हैं डार्डेनल्स जल डमरू मध्य की, तो डार्डेनल जल डमरू मध्य बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है। किसको अलग करता है? बाल्कन प्रायद्वीप को और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करता है, और मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है डार्डेनल्स जल डमरू मध्य। बात कर लेते हैं मलक्का जल डमरू मध्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। मलक्का जल डमरू मध्य मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप भैया किसका है? ये इंडोनेशिया का द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। ठीक है, याद रखेंगे, मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इसके अलावा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अंडमान सागर जो कि हिंद महासागर में है, और दक्षिण चीन सागर जो कि प्रशांत महासागर में है, ये इन दोनों को जोड़ता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक भारतीय शास्त्रीय नर्तक नृत्य कथक से जुड़ा है? यह कौन सा नर्तक भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक से जुड़ा है? पंडित बिरजू महाराज, कनक रेले, मीनाती मिश्रा, या फिर अमूबी सिंह। देखिए कथक से इसमें से कौन जुड़ा है? कथक से जुड़ा है पंडित बिरजू महाराज, कथक से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कनक रेले किसके कलाकार हैं? कनक रेले किससे जुड़े हुए हैं? तो कनक रेले मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा मीनाती मिश्रा ओडिसी से जुड़ी हुई हैं, और अमूबी सिंह मणिपुरी से जुड़ी हुई। याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मध्यम वर्गीय में भोक्ता व्यय को बढ़ावा देना। देखिए मैंने आपको बताया सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए सूक्ष्म वित्त संस्था गरीबों के लिए काम करती है। ऐसे गरीबों के लिए काम करती है जो समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए काम करती है। इसके अलावा ये निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज भी उपलब्ध कराती है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मध्यम वर्ग के लिए काम नहीं करेगी, कट जाएगा। विशेष रूप से बड़े व्यवसायों के लिए काम नहीं करेगी, ये भी कट जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन से निम्न आय वाले व्यक्तियों को
लघु ऋण उपलब्ध कराना इसका सही जवाब हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त संस्था गरीबों के लिए काम करती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की थी? तो इसमें से किसने कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी महात्मा फुले ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। देखिए, कलकत्ता में बालिकाओं के लिए सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में और बाल विवाह के विरुद्ध भी आवाज उठाई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहले महाराष्ट्र में, देखिए ये बालिकाओं के लिए कलकत्ता में सबसे पहले स्कूल की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। अब पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे पहले बालिकाओं के लिए स्कूल की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने की थी। कब की थी भैया? महाराष्ट्र में 1848 में सबसे पहले बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की। आपको याद रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम कि भैया पहला विश्वविद्यालय, देखो ये बालिकाओं के लिए स्कूल है। अब बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसने की थी और कहाँ पे की थी? तो बालिकाओं के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना धोंडो केशव कर्वे ने की थी 1916 में, पुणे महाराष्ट्र में की। यहाँ पे की थी भैया? पुणे महाराष्ट्र में की थी सबसे पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना या फिर बालिकाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना। आप इसे याद रखेंगे। इसके अलावा इस स्कूल का जो ये इस विश्वविद्यालय का जो नाम है, इस विश्वविद्यालय का नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय। आपको याद रखना होगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भरहुत स्तूप किस राज्य में स्थित है भैया? पंजाब में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। ठीक है, भरहुत स्तूप जो है ये भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाए। अच्छा, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? इसकी खोज अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। किसने की थी? भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, सभी जैन त्योहारों में से सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में इस जगह स्थित दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, सबसे प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का। तो इसने पूछा भी किस जगह दिगंबर पवित्र परिसर में हर 12 वर्ष बाद में मनाया जाता है? तो किस जगह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन सी का सही जवाब हो जाए। देखिए, क्वेश्चन आता है भैया श्रवण बेलगोला में किसकी मूर्ति है? तो श्रवण बेलगोला में गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति है श्रवण बेलगोला। इसके अलावा ये जो है ये जैन धर्म की बात हो रही है। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। सबसे पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ देव है। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर का नाम ऋषभ देव है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी है। आपको याद रखना होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, माधवपुरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो माधवपुरा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पोरबंदर में, मुरादाबाद में, भटिंडा में, या फिर जैसलमेर में। देखिए, माधवपुरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। गुजरात का पोरबंदर में आयोजित किया जाता है। और हम कुछ मेले की बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट मेले होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है पुष्कर मेला। ये ऊंट मेला है, ये राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। इसके अलावा सोनपुर मेला, ये पशु मेला है, ये बिहार में होता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला। आपको ये याद रखना। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तक है? इनमें से कौन भैया भरतनाट्यम और कथकली नर्तक है? ऑप्शन ए पदम सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, शोभना नारायण, या फिर मृणालिनी साराभाई। देखिए, भरतनाट्यम और कथकली दोनों के दोनों ही नर्तककार हैं। ऑप्शन डी मृणालिनी साराभाई। ठीक है, इसके अलावा पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और सोनल मानसिंह जो है वो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं। और शोभना नारायण कथक से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र या फिर गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? हेपेटिक, नेफ्रॉन, ऑस्टियोन, या फिर एल्वियोल। देखिए, उत्सर्जन तंत्र या फिर गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है नेफ्रॉन। इसका सही जवाब ऑप्शन बी नेफ्रॉन हो जाएगा। देखिए, हमारे शरीर की और भी कुछ इकाई होती हैं, उसे हम देख लेते हैं।
देखिए शरीर की इकाई को कोशिका कहा जाता है, दिमाग की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, हृदय की इकाई को कार्डियक कहा जाता है, इसके अलावा फेफड़ा की इकाई को एल्वियोली कहा जाता है, और यकृत यानी कि लिवर की इकाई को हेपेटिक कहा जाता है, और अस्थि की इकाई को ऑस्टियोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोन कहा जाता है। ठीक है भैया, याद रखेंगे आप, इसे इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, कौन सा सूक्ष्म एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव महासागर के प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाना जाता है? वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन बी जू प्लैंक्टन, ऑप्शन सी बैक्टीरियो प्लैंक्टन, या फिर ऑप्शन डी वायरियो प्लैंक्टन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो वगैरह अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।